आज के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका अभिनंदन है, वंदन है। क्षमा प्रार्थी हूँ साथियों, 10 मिनट मैं आज लेट से शुरू कर पा रहा हूँ। रिसेंटली एक मीटिंग में था, तो अभी जस्ट उसके बीच से ही आया हूँ। सबका वंदन है, सब अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज हमारे बीच में बड़ा ही हर्ष का विषय है। डॉक्टर भारती सोनी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है और ज्योतिष के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए बहुत सारे विद्वानों ने मैडम भारती सोनी जी को मैं कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूंगा क्योंकि विषय जो है बहुत ही हर्ष का है। तो धन्यवाद सभी को। आज पर मैं निवेदन करूंगा मेरे साथियों के आप सब लोग जो आज की विशेष कक्षा है उसका आनंद लें और ज्योतिष के विषय में जो गूढ़ चीजें हैं उनके बारे में आज हस्तरेखा जी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दीदी। प्यारे साथियों, मैं चाहूंगा कि आज का जो सत्र है वो आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो, तो इसलिए आप लोग डायरी और पेन साथ लेकर के बैठें ताकि चीजों को आप लिखते रहें और कोई चीज आपसे मिस ना हो। माइक ओवर टू यू दीदी, आप सत्र को शुरू कर सकते हैं। सभी को जय श्री महाकाल। आप लोगों की बधाई मैंने स्वीकार करी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम गुरु को नमन करेंगे, उसके बाद ही हमारी क्लास चालू होगी, क्योंकि बिना इष्ट के कोई भी चीज साध्य नहीं हो सकती। सभी आंखें बंद करके गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी को नमस्कार। हमने विगत 3 क्लासों में हस्तरेखा के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और आप सब लोग उस जो भी जानकारी हमने यहाँ पर आपको दी उसका आप निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। यहाँ पर जो भी क्लास में उपस्थित है, कोई बता सकता है कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा? केवल शॉर्ट में ही बताना है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग उसका निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। कोई बता सकता है जो पिछली क्लास में थे? श्वेता जी, आप बता पाएंगे? पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? यदि कोई मुझे बता पाएगा तो बताइए। हाथ के प्रकार, वेरी गुड प्रमोद जी। और क्या पढ़ा है? और उनकी बनावट? केवल प्रमोद भैया ने स्टडी की है शायद। और भी कोई बताइए। हाथों के वर्ग, गुड श्वेता जी। और भी बताइए। और क्या पढ़ा था हमने? हाथों के प्रकार हो गए, हाथों के वर्ग हो गए, और हमने पढ़ी थी मणिबद्ध रेखा। इस प्रकार हमने हाथों के प्रकार, हाथों हाथ सात्विक है कि राजसिक है, तामसिक है, इस विषय में जाना। और हाथ के 7 भाग जो विभाजित होते हैं उसके विषय में जाना। उसके बाद में हमने मणिबद्ध रेखा के विषय में जाना। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अंगूठे को लेकर।
अंगूठा एक ऐसी चीज है जिससे हम हमारे अंगूठे के माध्यम से उनकी कुंडली भी बना सकते हैं और अंगूठे के माध्यम से व्यक्ति का पूर्ण रूप से फलित भी कर सकते हैं। अंगूठा एक ऐसी स्वस्थ चीज है जिससे हम उस व्यक्ति का स्वभाव, नेचर और उसके विषय में बहुत सारी जानकारियां हमें अंगूठे से प्राप्त होती। देखिए, उंगलियां होती है, पर उंगलियों के साथ साथ में अंगूठे की गणना हमारे इसमें होती है। अंगूठे का जो ये अंगूठा है जो हमारा, इसके लिए विज्ञान, शरीर विज्ञानियों का ये मत है कि अंगूठे की एक नाड़ी द्वारा मस्तिष्क से गहरा संबंध होता है। यानी अंगूठे से हम पूरे मस्तिष्क का अवलोकन कर सकते हैं कि मनुष्य की मस्तिष्क शक्ति कितनी होगी, कितना माइंडेड होगा ये व्यक्ति, ये सब हम अंगूठे से जान सकते हैं। और मानव का स्वभाव, चरित्र, ये भी सब हम अंगूठे से जान सकते हैं। इसलिए हमारा अंगूठा हमारे हाथ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी व्यक्ति का अंगूठा देखकर सारी चीजों का अवलोकन हम कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे चक्र होते हैं, यव होते हैं, उसके बाद में इसमें शंख होते हैं और एक ऐसा एक त्रिभुज जैसा, नदी जैसा एक पर्वत होता है तो उसको देखकर हम ये बता सकते कि इस मनुष्य का जन्म किस लग्न में हुआ होगा। ये भी हम अंगूठे से बारीकी से निरीक्षण करके, जो कांच आता है हाथ देखने का, उस कांच के माध्यम से हम देखकर और पूरी चीजें बता सकते हैं। अब अंगूठे के दो भेद होते हैं। यदि आपने कॉपी और लीड ले ली होगी तो आप ये सब चीजें नोट करते जाइए। अभी हमने अंगूठे के विषय में बताया कि हम अंगूठे से क्या क्या जान सकते हैं। अब अंगूठे के प्रकार। अंगूठे के दो प्रकार होते हैं, एक सीधा और एक सदृढ़। सीधा तथा सदृढ़ ये हो गया एक, सीधा तथा सदृढ़ ये हो गया एक प्रकार, और कोमल तथा झुका हुआ अंगूठा, मुलायम अंगूठा, ये होगा दूसरा। पहला भाग कौन सा हुआ? सीधा तथा सदृढ़, यानी मजबूत अंगूठा। किसी के सामने भी देखिए आप, सारे लोगों के अंगूठे को तटस्थ होता है 90 डिग्री के, वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं झुकता है। ये दूसरा वाला चित्र है प्रमोद, जो पहला वाला चित्र भेजा था ना, वो वाला चित्र है, ये दूसरा है। हाँ, ये वाला। इसमें देखिए एक अंगूठा तटस्थ है और एक ये झुका हुआ अंगूठा है, एक सदृढ़ अंगूठा है और एक कोमल अंगूठा है। शायद वो चित्र इसमें पूर्ण रूप से नहीं आ पा रहा है। इस प्रकार के ये दो अंगूठे होते हैं। अब अंगूठे के भाग, जो पहला चित्र भेजा था उसमें देखिए अंगूठे के 3 भाग हैं। ऊपर के भाग को, ये जो अंगूठे का ऊपर का पर्व होता है, इसको कहते हैं ऊर्ध्व भाग। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व भाग, जो नाखून से चिपका हुआ होता है। ये जो अंगूठे का पहला पर्व है, इसको कहते हैं ऊर्ध्व भाग। अब ये दूसरा भाग जो है, इसको कहते हैं मध्य भाग। जो दूसरा अंगूठे का भाग है, इसको कहते हैं मध्य भाग। देखिए आपके पास चित्र आ गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि दूसरे भाग को मध्य भाग कहते हैं, और तीसरा भाग ये नीचे शुक्र पर्वत से लगा हुआ, मिला हुआ होता है, तो इसको कहते हैं अधोभाग। इसको कहते हैं अधोभाग। इस प्रकार अंगूठे के 3 भाग हमें प्राप्त होते हैं। अब 3 भागों का विस्तृत वर्णन हम जानेंगे कि ये 3 भागों से हम क्या क्या जान सकते हैं। तो पहले भाग से हम इच्छा शक्ति के लिए, इस व्यक्ति की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए, अंगूठे का जो ऊर्ध्व भाग होता है उससे इच्छा शक्ति, मध्य भाग से विचार शक्ति और जो अधो भाग होता है उससे प्रेम शक्ति का अवलोकन किया जाता है। सभी को समझ में आ रहा है? इस प्रकार हम अंगूठे के जो भाग होते हैं, 3 भाग, उसमें इच्छा शक्ति, विचार शक्ति और प्रेम शक्ति, इस विषय में समझेंगे। सीधा तथा जो सुदृढ़ अंगूठे वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है स्वेच्छाचारी। जो सीधा अंगूठा होता है ना, वो व्यक्ति स्वच्छंद रहना पसंद करता है, उसे किसी की रोक टोक पसंद नहीं आती है, वो अपनी विचारधाराओं के अनुसार ही कार्य करता है, सुनता सबकी है मगर करेगा अपने मन की, क्योंकि वो जिद्दी स्वभाव का होता है, हठी स्वभाव का होता है, तो वो अपने मन की ही अपने मन की जो इच्छा होती है वही पूर्ण करता है, दूसरों की सुनता नहीं है। और जो कोमल और झुके हुए अंगूठे वाले व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति अस्थिर स्वभाव के होते हैं, मतलब उनका जो स्वभाव होता है वो विचलित होता है और एकाग्रचित नहीं होते और बार बार अपने नेचर को बदलते हैं, मगर इनमें एक खासियत होती है कि ये जिद्दी नहीं होते हैं, हर किसी के सामने नम जाते हैं। इच्छा शक्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो जो अंगूठे का जो ऊर्ध्व भाग होता है वो इच्छा शक्ति का परिचायक होता है। यदि ये भाग मध्य भाग से अधिक बड़ा होता है, देखिए ये मध्य भाग है, इससे यदि ऊपर वाला भाग अधिक बड़ा होता है तो यह व्यक्ति अत्यधिक हठी होता है। क्या होता है? अत्यधिक हठी होता है ना, अधिक जिद्दी करने वाला होता है और साथ में निर्दयी भी होता है और झगड़ालू स्वभाव का होता है और स्वेच्छाचारी तो होता ही होता है। यदि वह भाग मध्य भाग की तुलना में छोटा हो तो जातक विचार शक्ति निर्बल होती है। यदि इस पर्व से ये पर्व छोटा होता है तो उसकी विचार शक्ति जो होती है वो निर्बल होती है, फलता वह किसी भी मामले में दृढ़ नहीं रहता। यानी इस भाग से ये भाग यदि छोटा होता है तो वो व्यक्ति अपने विचारों पर एकाग्रचित नहीं रहते हुए कुछ भी अपने मन की करता है, किसी की सुनता नहीं है, उसका स्वभाव चंचल होता है और अस्थिर विचारधाराओं वाला वो व्यक्ति होता है। अंगूठे का ऊर्ध्व भाग नकीला हो तो शुभ नहीं माना जाता है। देखिए ये अंगूठे का जो ऊर्ध्व भाग है, यानी ऊपर वाला भाग, यदि नुकीला होता है तो वो शुभ नहीं माना जाता है। हम जब किसी का हाथ देखते हैं तो सर्वप्रथम अंगूठे का भी अवलोकन करना चाहिए कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये सब हमें इस अंगूठे के पर्वों से ज्ञात हो जाता है। अभी मैंने जितना बताया कि अंगूठे का ये ऊपर का पर्व बड़ा होगा तो व्यक्ति का नेचर कैसा होगा, अंगूठे का पर्व यदि छोटा होगा तो उसका नेचर कैसा होगा। तो ये हमें बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना चाहिए। जितनी भी हम हस्तरेखा के विषय में जानकारी, ये केवल किताबों में ही नहीं रहना चाहिए, ये हमें पूर्ण रूप से याद होना चाहिए। जब भी हम किसी का हाथ देखेंगे तो हमें तुरंत वो हाथ देखते ही बोलना आना चाहिए, तो ही तो ये क्लास सार्थक होगी। अब दूसरा जो पर्व है वो है विचार शक्ति वाला। अभी हमने देखा ऊपर वाला पर्व इच्छा शक्ति वाला, नीचे वाला पर्व विचार शक्ति वाला और तीसरा पर्व है प्रेम शक्ति वाला। तो विचार शक्ति में अंगूठे के मध्य भाग द्वारा जातक की विचार शक्ति का अनुमान लगाया जाता है। यदि मध्य भाग ऊर्ध्व भाग से अधिक बड़ा होता है, देखिए ये जो मध्य भाग है ये ऊपर वाले भाग से यदि अधिक बड़ा होता है तो जातक किसी निर्णय पर शीघ्र नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इसको तर्क शक्ति वाला भी बोलते हैं। इस पर्व को तर्क शक्ति का पर्व भी कहते हैं।
क्योंकि ये व्यक्ति है ना हर किसी में तर्क लगाता है। जिसका ये पर्व बड़ा होगा वो व्यक्ति हर किसी में तर्क लगाएगा, चारों की हो चलती है और लिए उससे अधिक नहीं ले पाता और बहुत देर बाद वो निष्कर्ष पर है। तो कभी कभी वो समय निकलने के कारण उसे पश्चाताप भी करना पड़ता है। यदि ऊर्ध्व भाग अपेक्षा ऊर्ध्व भाग की अपेक्षा मध्य भाग छोटा हो, अभी हमने बड़ा भाग देखा है ना, बड़े भाग में देखा कि वो व्यक्ति की विचारधारा है उथल पुथल रहती, वो व्यक्ति सही निर्णय पर नहीं पहुंचता है। और यदि ये भाग छोटा हो तो जातक अपना हट एवं स्वेच्छा के आगे अन्य किसी की चलने ही नहीं देता है। यदि ये भाग छोटा होता है तो वो व्यक्ति हटी हो जाता है, फिर वो अपने ही मन की करता है, किसी की सुनता नहीं। जैसे पहले वाले में बड़ा होगा तो व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता, वो सोचता है कि क्या करूं क्या नहीं। मगर दूसरे भाग में यदि ये पर्व छोटा होता है तो व्यक्ति हटी और स्वेच्छा से आगे बढ़ने वाला होता है। अंगूठे के ऊर्ध्व भाग तथा मध्य भाग अर्थात इच्छा शक्ति एवं विचार शक्ति में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए दोनों भाग समान आकार चरित्रा के होने चाहिए। देखिए ये दोनों भाग यदि समान आकार के होते हैं तो वो व्यक्ति का नेचर बहुत ही अच्छा होगा, वो इच्छा शक्ति में भी प्रबल होगा और तर्क शक्ति में भी प्रबल होगा। यदि उनकी दोनों शक्तियां यदि प्रबल होगी तो वो आराम से अपना, जैसे बड़े बड़े वरिष्ठ लोग होते हैं जैसे अधिकारी लोग, देखिए इनके पर्व अधिकतर समान मिलते हैं। अच्छे ज्ञानी जनों के भी ये पर्व समान मिलते हैं। तो हमें ये सब पर्व देखकर भी हम उस व्यक्ति का पूरा भविष्य फल बता सकते हैं। अब तीसरा भाग है प्रेम शक्ति वाला। ये दोनों भाग सभी ने नोट कर लिए। तीसरा भाग है प्रेम शक्ति वाला। अंगूठे का निम्न भाग ऊर्ध्व भाग अथवा मध्य भाग की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। देखिए ये यहाँ पर बहुत कम ही मिलेगा आपको, ये यहाँ पे बहुत कम पर्व देखने को मिलेगा, बिल्कुल बारीक पर्व होता है। ये जो होता है ये यहाँ पे देखिए बिल्कुल बारीक पर्व होता है। तो यह भाग यदि सामान्य से अधिक बड़ा हो तो जातक अपने से बड़े लोगों के कहने पर अपने प्रेम संबंधी निश्चयों को परिवर्तन कर देता है। यदि वो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और बड़े लोगों को नहीं पसंद है, यदि उसे समझाते हैं कि बेटा ये प्रेम नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तो वो व्यक्ति यदि बड़ा पर्व होगा तो वो व्यक्ति उस प्रेम से हट जाएगा और अपने बड़ों की बात सुन लेगा। परंतु सामान्य जनों की बात पर कोई ये जो प्रेम संबंधी निश्चयों को परिवर्तन भी कर देता है। यदि ये भाग अपेक्षाकृत अधिक छोटा हो तो जातक प्रेम शून्य तथा स्वार्थी, दूसरे शब्दों में हृदयहीन होता है। यदि यह भाग यदि बहुत ही छोटा होता है तो वो निर्दयी होता है, हृदय शून्य, यानी उसके मन में प्रेम की भावना नहीं होती, वो हृदय शून्य होता है और किसी की भी सहानुभूति उसको पसंद नहीं होती और स्वार्थी भी होता है और हृदयहीन भी होता है। मतलब उसको किसी से जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला व्यक्ति होता है और एकांत प्रेमी होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बिल्कुल एकांत प्रेमी होता है, उसको दूसरे की विचारधाराओं से, दूसरे के सुख दुख से, दूसरे के किसी भी प्रकार के परेशानियों से उसको कोई भी मतलब नहीं होता है। वो तो अपने आप में जीने वाला व्यक्ति होता है, उसका हृदय शून्य होता है, हृदयहीन होता है और अपने स्वार्थ से ही वो मतलब रखता है।
अंगूठे का निम्न भाग सामान्य परिणाम का हो तो जातक उत्कट प्रेमी होता है, यानी सामान्य हो, ना तो बड़ा हो और ना तो छोटा हो, तो वो व्यक्ति उत्कट प्रेमी होता है। उसकी काम शक्ति दृढ़ तथा निश्चयात्मक होती है। फलता व अपने प्रेम संबंधों में उग्रता अथवा क्षुद्रता का प्रदर्शन नहीं करता। देखिए, यदि यह पर्व ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे मन वाला होता है, सबसे प्रेम करने वाला होता है, उसे किसी की भी भलाई बुराई इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका स्वभाव भी उग्र नहीं होता है और किसी से भी बदतमीजी नहीं करता है। इस प्रकार ये अंगूठे के हमने दो जो भाग है, 3 भाग है, उस विषय में पूर्ण रूप से समझा। यदि आप लोग इसे याद कर लेंगे तो आधे से ज्यादा तो फलित हम अंगूठे से ही कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं एग्जाम देने में, तो बैंक के एग्जाम देने के लिए बच्चे जाते हैं, मैम अगर अंगूठा के 4 भाग हो तो तब क्या होगा? 4 भाग तो नहीं होते हैं मैडम, मैंने तो अभी तक नहीं देखे 4 भाग। यदि आपके पास कोई अंगूठा हो तो उसका मुझे चित्र जरूर भेजिए श्वेता जी, क्योंकि 4 भाग देखिए कैसे हो सकते हैं। एक तो ये ऊपर का हो गया, फिर ये जो बीच का जो पर्व होता है तर्क शक्ति वाला, इसमें बीच में एक रेखा आ जाती है। यदि बीच में आड़ी रेखा आ गई और फिर एक नीचे और एक रेखा आ गई, तो इस प्रकार 4 भाग होते हैं। मगर ये जो आड़ी रेखा आती है ना तर्क शक्ति में, तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति विचलित होता है, तर्क करने में असमंजसता रहती है उसमें, और वो तर्क मतलब विस्तृत रूप से नहीं कर पाता है। फिर कहीं ना कहीं उसमें तकलीफ आ जाती है उनके विचारों में। ऐसा कुछ है, आपने कभी ऐसा अंगूठा देखा हो तो ऐसा कुछ लक्षण आपको प्राप्त हुए उस व्यक्ति में, तो बताइएगा। हमेशा 3 पर्व ही होते हैं, 4 पर्व अभी तक किसी के भी नहीं होते। ऐसा ही है ना मैडम? हाँ, तो देखिए ये सारे लक्षण हमको याद करने रहते हैं। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के अंदर ये लक्षण बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उनकी तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति, ये हमको अंगूठे के माध्यम से सब पता चल जाता है। अब देखिए, अपन ने जो अंगूठे के 3 प्रकार देखे हैं, इसमें भी है ना बहुत सारी ऐसी बताया गया है कि सीधा, गोल, कोमल, गोल नख वाला अंगूठा शुभ होता है। लिख लीजिए, ये सीधा, गोल, कोमल तथा गोल नख वाला है ना मैम। 3 पर्व है, दूसरे में 2 लाइनें हैं। हाँ, वो दूसरे में खड़ी लाइनें हैं कि आड़ी लाइनें हैं, ये भी हमें देखना है, क्योंकि खड़ी लाइनें और आड़ी लाइनें अशुभ मानी जाती है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि खड़ी लाइन है कि आड़ी लाइन है, तो इससे भी हम पूर्ण रूप से फलित कर सकते हैं। आड़ी लाइनें होगी तो उनकी विचार क्षमता में हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब खड़ी लाइनें हैं। हाँ, तो खड़ी लाइनें तो बहुत अच्छी होती है। खड़ी लाइन शुभ मानी जाती है और आड़ी लाइन अशुभ मानी जाती है अंगूठे में। खड़ी लाइन विस्तृत तर्क शक्ति की ओर इशारा करती है, यानी ये व्यक्ति जो तर्क शक्ति लगाता है वो अधिकतर इनकी सत्य साबित होती है। ठीक है अभिषेक जी, देखिए आगे ये थोड़े से अंगूठे के पॉइंट्स है, ये हम लिख लेंगे तो हमें और ज्यादा इसमें लाभ मिलेगा। लिख लीजिए आप। इसमें देखिए, हाथ के अंगूठे की जो भविष्यवाणी करते हैं ना, वही हम पांव के अंगूठे की भी कर सकते हैं। अभी हम लोग कल ज्योतिष सम्मेलन में गए थे, वहां पर एक
खड़गपुर से एक आए थे ज्योतिषाचार्य, वो केवल पांव के अंगूठा देखकर ही पूरा भविष्य फल बता देते हैं। उनके जो पिताजी थे वो तो बहुत महान हस्ती थे, पूरी पांव की रेखा देखकर ही वो पूरा फलित कर लेते थे। तो हम लोग भी इस क्षेत्र में ये कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, सीधा, गोल, कोमल तथा गोल नख वाला, यानी नाखून भी उनके गोल होने चाहिए, नाखून भी उनके गोल होने चाहिए। ऐसे गोल नख वाला अंगूठा शुभ होता है। ऐसे अंगूठे वाले व्यक्ति सुखी जीवन बिताते हैं। देखिए, जिनका अंगूठा सीधा होगा, गोल होगा, ऊपर से गोल होगा, कोमल होगा और गोल नख वाला होगा, नाखून भी उसका गोल होगा, तो ऐसे अंगूठे वाला व्यक्ति शुभ होगा और ऐसे व्यक्ति सुखी जीवन बिताते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, उन्नत मासल एवं गोल आकृति वाला अंगूठा विपुल प्रेमदायक होता है। जिनकी अंगूठा उन्नत होगा, मतलब अच्छा भरा होगा, अच्छा मासल लिए हुए होगा, यानी अंगूठा बिल्कुल सूखा नहीं होगा, अच्छा उसमें गद्दीदार होगा, तो ऐसे अंगूठे वाला व्यक्ति प्रेम देने वाला होता है। अब दीर्घ, सीधा, मासल और दाईं ओर झुका हुआ तथा जिसके ऊर्ध्व भाग एवं मध्य भाग का परिणाम एक समान हो, ऐसा अंगूठा शुभ होता है। देखिए, जिसका अंगूठा लंबा, यानी अंगूठा लंबा होगा, बिल्कुल सीधा अंगूठा लंबा, क्या लिखा है सरिता अग्रवाल जी ने, लचीला अंगूठा होता तो कैसा होगा। मैडम, अभी मैं इसी के ऊपर आप लोगों को लिखवा रही हूँ, आप इसमें लिख लीजिए, फिर आप ही देख लीजिए आपका अंगूठा कैसा है। लचीला अंगूठे वाले का नेचर बहुत ही नरम होता है, वो हर किसी के सामने झुक जाता है। और कड़क जो अंगूठा होता है, बिल्कुल सीधा, वो व्यक्ति किसी के सामने झुकता नहीं है, बिल्कुल स्वाभिमानी होता है। तो मैं यही लिख पा रही हूँ आपको कि दीर्घ, सीधा, मासल और दाईं ओर झुका हुआ अंगूठा, दाईं ओर झुका हुआ अंगूठा, और जिसका ऊर्ध्व भाग और मध्य भाग एक जैसा होगा, तो वो अंगूठे वाला व्यक्ति हमेशा शुभ विचारों वाला होता है और वो अंगूठा शुभ होता है। यदि अंगूठे का अग्रभाग, ये आगे वाला, तर्जनी उंगली के द्वितीय पर्व को स्पर्श करता हो, देखिए ये है हमारी तर्जनी उंगली, है ना, ये अंगूठे का जो ये भाग है, अग्रभाग, तर्जनी उंगली के द्वितीय पर्व को, यानी इस पर्व को, क्या लिखा है सरिता अग्रवाल जी, दीदी किसे का अंगूठा पीछे बहुत झुकता है। देखिए सरिता जी, मैं सब अंगूठों के विषय में बता रही हूँ, है ना, पहले आप सब नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दूंगी, है ना। देखिए, ये अंगूठा जो है, यदि हमारे दूसरे पर्वत से स्पर्श करता है और अंगूठा इतना लंबा हो कि तर्जनी उंगली के दूसरे पर्वत तक पहुंचे, तो ऐसा व्यक्ति शास्त्र विद्या, शिल्प तथा लेखन कार्य में कुशल होता है। लिख लीजिए। देखिए, अभी आप खुद ही देख लेंगे कि ये अंगूठा आपका ये दूसरे पर्वत से मिल रहा है, तो व्यक्ति शास्त्र विद्या, शिल्प और लेखन कार्य में कुशल होता है, साथ ही शारीरिक शक्ति से संपन्न भी होता है। आपको सारे सवालों के जवाब अभी जो मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ उसी में ही प्राप्त हो जाएंगे। आया समझ में? ये अंगूठा है, इसका जो ये पर्व है, ये दूसरी उंगली, देखिए बहुत सारे लोगों के अंगूठे बहुत लंबे होते हैं, तो ये ऐसे ये दूसरी उंगली के पर्व से मिल जाते हैं, तो व्यक्ति शास्त्र विद्या, शिल्प विद्या और लेखन कार्य में
कुशल होगा, साथ ही शारीरिक शक्ति से भी संपन्न होगा। अंगूठे का ऊपरी भाग पतला तथा निम्न भाग मांसल मोटा हो तो जातक अधिक यात्रा करने वाला होता है। देखिए, ये अंगूठे का ऊपरी भाग जो है वो बिल्कुल पतला। आप सबके अंगूठे देखिए ना, आप जब जब अंगूठे देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा है। ये पॉइंट जो हम लिखवा रहे हैं वो इसीलिए लिखवा रहे हैं कि आप लोग सब इसको ध्यान से समझो, सीखो और फिर इसको प्रैक्टिकल करो। फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगी कि हाँ यार, इस व्यक्ति का देखिए ऊपर से पतला अंगूठा है और नीचे से मोटा है, तो ये व्यक्ति धार्मिक यात्रा करने वाला होगा। अपन हम लोग उसको अंगूठा देखकर भी ये सब बता सकते हैं। तो अंगूठे का ऊपरी भाग पतला और निम्न भाग मांसल लिए हुए हो तो जातक अधिक यात्रा करने। यदि अंगूठे का ऊपरी भाग पतला और नीचे वाला भाग चौड़ा हो तो ऐसा जातक लड़ाई झगड़े करने वाला होता है। ऊपरी भाग पतला रहेगा और ये नीचे का भाग चौड़ा रहेगा, तो वो अधिकतर लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति होता है। अब अंगूठे का ऊपरी भाग चौड़ा और निम्न भाग पतला हो तो ऐसा जातक दुखी जीवन बिताता है। यदि अंगूठे का ऊपरी भाग यदि चौड़ा होता है और नीचे का भाग पतला होता है तो ऐसा जातक अपना जीवन दुखी जीवन बिताता है। यदि अंगूठा छोटा और चपटा दबा हुआ हो तो सुख और सौभाग्य को नष्ट करता है। ये अंगूठा यदि छोटा होता है और चपटा होता है, यहाँ से बिल्कुल ऐसा एकदम चपाट होता है, तो और दबा हुआ दिखता है हमें कि ये दबा हुआ अंगूठा है, तो वह व्यक्ति सुख एवं सौभाग्य को नष्ट करता है। सुमित कुमार जी, आपका सुख और सौभाग्य नष्ट हो रहा है क्या? ये चपटा नहीं है अंगूठा, ये एकदम तटस्थ अंगूठा है। यदि अंगूठा छोटा चपटा दबा हुआ हो तो वो सुख सौभाग्य को नष्ट करता है। अंगूठा छोटा टेढ़ा चपटा कठोर देखो, सरिता अग्रवाल जी फलित करने लग गई है, देख लीजिए अब आप कितना अच्छा मतलब प्रभाव पड़ रहा है। ये भी तटस्थ अंगूठा है। अभिषेक जी, आपका भी, आप किसी के सामने झुकते नहीं है, आप स्वाभिमानी व्यक्ति है, जल्दी से किसी के सामने हार नहीं मानते हैं आप। बताइए, बात सही है? अंगूठा छोटा टेढ़ा चपटा कठोर और अत्यधिक कोमल हो तो उसे अशुभ समझना चाहिए। देखिए, हम यदि पूर्ण रूप से सीख लेंगे ना तो धीरे धीरे आप ही लोग फलित करोगे, मुझे करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बता दोगे सब। जैसे जैसे आप इसमें सीखते जाओगे वैसे वैसे सब आप खुद ही फलित कर लोगे। तो पहले शांति और धैर्य बनाकर आप इसे रख लीजिए। सरिता अग्रवाल जी फलित करने लग गए हैं। अब देखिए, कल से क्लास सरिता जी लेंगे हमारी। सरिता जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, सामान्य कोमल अंगूठा शुभ होता है। सरिता जी प्लीज, क्लास चल रही है, आप यदि फलित करते हैं तो आप उनसे हाथ मंगवा लीजिए और उनका पूरा फलित कर लीजिए। अभिषेक जी का आपका स्वागत है इसमें, इस मंच पर आपका स्वागत है। कल यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, आपका स्वागत है इसमें। मगर अभी क्या है, हम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। मैं आगे बढ़ू कि अभी पहले सरिता जी से पूरा फलित सीख ले हम लोग?
ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। देखिए, यदि किसी पुरुष का अंगूठा छोड़ा तथा फैला हुआ हो तो वह स्त्रीहीन होता है। यदि किसी पुरुष का अंगूठा छोड़ा तथा फैला हुआ हो तो वह स्त्रीहीन होता है। देखिए, केवल अंगूठे को भी देखकर हम पूर्ण रूप से फलित नहीं कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको शुरू वाले दिन ही बताई थी। ये तो केवल हम सीखने के उद्देश्य से एक एक भागों का विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि जब हम पूर्ण रूप से फलित करेंगे तो हमें सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, तो ही तो हम सामने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर पाएंगे। ये सारे पॉइंट्स यदि आपको याद होंगे तो आप जब भी हाथ देखने बैठेंगे तो सारी चीजें आप फटाफट फटाफट बता पाएंगे। तो इसलिए पहले शांति से पूर्ण रूप से सब देख लीजिए, उसके बाद आप खुद फलित करिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि इस ग्रुप से यदि 5 लोग भी यदि अच्छे हस्तरेखाविद बनेंगे तो हमारा ये जो काम करने का क्षेत्र है तो हमें गर्व होगा कि नहीं, हमने कुछ ऐसा समाज को दिया है। अगला पॉइंट है, यदि किसी स्त्री का अंगूठा चौड़ा तथा फैला हुआ हो तो वह विधवा होती है। अब केवल अंगूठा देखकर ही हम नहीं बताएंगे कि वो महिला विधवा है, पर एक लक्षण हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर कि हाँ, इसका अंगूठा चौड़ा है और फैला हुआ भी है, और भी कोई पर्वत ऊंचे नीचे या रेखा ऐसी होगी या हमारी विवाह रेखा भी बाधित होगी तो हम जरूर बता सकते हैं कि ये महिला विधवा है। जिस स्त्री का अंगूठा लंबा हो वह भाग्यहीन होती है। जिस स्त्री के पांव का अंगूठा पूर्ण रूप से गोल हो वह पतिव्रता होती है। जिस स्त्री के पांव का अंगूठा सामान्य गोलाई लिए हुए हो वह पति का हनन करने वाली अथवा विधवा होती है। देखिए, पहले के युग में जब शादी करने जाते थे तो अधिकतर लड़कियों के पांव देखे जाते थे। पांव के आकार, प्रकार, अंगूठे की बनावट, उंगलियों की बनावट, इन सभी चीजों को देखकर ही लड़की का आकलन किया जा सकता था कि यह लड़की हमारे परिवार के योग्य है या नहीं है। लड़की का पांव यदि बहुत सुंदर, बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूप बनता है तो वो लड़की लक्ष्मी स्वरूपा होती है। आप देखिए, पानी में यदि पांव डुबाएंगे हम तो पूर्ण रूप से इतना सुंदर पांव की आकृति बन जाती है, तो उस महिला को भाग्यवान बताया जाता है। और उसके अंदर जो पांव, हमारी पांव की जो गादी होती है उसमें इतना गैप होना चाहिए। इतना गैप वाला जो पांव होगा वह बिल्कुल शुभ लक्षण वाला पांव कहलाएगा। और यदि कोई सपाट पांव होगा तो अधिकतर देखना वो महिला दुखी होगी या फिर विधवा होगी। तो हम ये पांव से भी देख सकते हैं और हम हाथों से भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग पहले हाथ पूरे कान में लगाकर देखते थे पहले के जमाने में कि कान के पास तक हाथ हमारा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो वह लड़की भाग्यवान है, नहीं तो नहीं है। ये सारी चीजें हमारे जो पूर्वज लोग थे उनको भी सब ये चीजों का ज्ञान था, और उन्हीं ज्ञान के कारण वो सब उनके घर में जो बहुएं लाते थे वो सब देखभाल के लेकर आते थे। पहले कोई लड़का लड़की देखने नहीं जाता था, घर के बड़े बूढ़े ही लड़की देखकर और शादी तय करके आ जाते थे, और वो लड़की पूरे जीवन भर निभती थी। और आज के युग में देख रहे हैं हम कि लड़का लड़की भी देखे आते हैं, सब कुछ सब हो जाता है, उसके बाद भी तलाक के, इतने तलाक के केस आ रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हर दूसरे घर में तलाक के योग बने हुए हैं आज की तारीख में। हमारे पास सबसे ज्यादा कुंडली इसी विषय में आ रही है कि मैडम तलाक कब ले, मैडम हमारा पति ऐसा है, मैडम हमारा लव मैरिज इतने साल हो गया। तो इस प्रकार क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल
किसी में भी सहन शक्ति की सीमा खत्म हो गई, सहन शक्ति रही नहीं है। देखो अभिषेक जी भी कह रहे हैं कि मेरा भी हुआ है तलाक, और सुमित जी कह रहे हैं आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, धन्यवाद सुमित जी। तो ये तलाक क्यों हुआ, अब इसके पीछे भी हमको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। अभिषेक जी, आपका तलाक क्यों हुआ? कहीं ना कहीं दोनों की विचारधाराओं में कुछ ना कुछ अंतर आता है, तो ही ये तलाक की नौबत आती है। आज देखिए हमारी शादी को 35 साल हो गए, 35 साल हो गए, मगर कहीं ना कहीं सहनशीलता वाली शक्ति हम में होनी चाहिए, तो ही तलाक की नौबत नहीं आई। आज की जो जनरेशन है उनको सब हाई फाई चाहिए, कोई काम करना चाहता नहीं है, घर के काम पसंद नहीं है, भोजन बनाना पसंद नहीं है लड़कियों को, तुरंत आजकल सभी को होटल में खाना चाहिए, कहीं ना कहीं से जोमेटो से खाना आ जाता है, झट ऑर्डर दो, जोमेटो से थाली आ गई, भोजन कर लो। अब उस खाने वाले ने किस प्रकार किस भाव से खाना बनाया होगा और उस भाव से आपने खाना खाया होगा, तो वही तो अंदर आपकी विचार शक्ति आएगी। और वो विचार शक्ति जब हमारे अंदर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है, तो हमारे विचारों से ही ये संबंध टूटते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये जो कहावतें बनी है ना पुरानी, ये ऐसी ही नहीं बनी है, इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक है। तो हमारा जो मंच है ये इसी उद्देश्य से काम कर रहा है, और आप लोग जो यहाँ पर जुड़ते हैं, आप लोग भी सब यही संकल्प लें कि हम समाज में अच्छा संदेश पहुंचाएंगे और अच्छे लोगों का निर्माण करेंगे। जो हमने देखो गर्भ वाली क्लास ली थी, गर्भधान वाली क्लास, संस्कार वाली, उसमें भी हमने यही बताया था कि यदि गर्भस्थ शिशु ही अच्छा होगा तो संसार में आने वाली संतान भी अच्छी होगी। तो तलाक नहीं टूटना चाहिए, इस पर आप लोग आज से एक मंथन करिए। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना कुंडली दिखाने और कहते हैं मैडम तलाक ले लो, अभी परसों ही एक लड़की आई थी, उसके 2 बच्चे, अब बताइए 2 संतान हो गई और अब तलाक लेना है, तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, अपन बेचारे बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे ना, न माता के पास सही रह पाएंगे न पिता के पास सही रह पाएंगे। तो ऐसी हम लोग क्यों ऐसी नौबत ही क्यों आने दें कि तलाक हो। कहीं ना कहीं हमारे विचारधाराओं में एक व्यक्ति को झुक जाना चाहिए, यदि एक व्यक्ति झुक जाता है तो दूसरा व्यक्ति अपने आप झुक जाता है, एक गुस्सा होता है तो दूसरे को शांत बैठ जाना चाहिए, तो जीवन की गृहस्थी की गाड़ी बराबर चलती है। और यदि दोनों ही उग्र हो जाएंगे तो फिर तो तलाक संभव ही है, फिर तो उसको भगवान भी नहीं रोक सकते। तो इसलिए ये ईगो ही छोड़ना पड़ेगा भैया, अभिषेक भैया, ये ईगो ही सबसे बड़ा हमारे दुख का कारण है। मैंने कहा ना सहनशीलता, सहनशीलता ही नहीं रही किसी में, सहनशीलता का अभाव हो गया है, कोई भी सहन करना नहीं चाहता है। एक ने यदि एक बात बोली तो दूसरा उसको 4 बार पलट के बोले, जब 4 बार पलट के बोलेगा तो फिर वो 8 बार बोलेगा, बस यही वाली तो बातें चल रही है। इसी के कारण ये सब तलाक, झगड़े, परिवार में मनमुटाव और एकल परिवार, ये सब चीजें हमारे सामने आज धरातल पर आ रही है। तो हमें ऐसा नहीं करना है और हमें पूरा संयुक्त परिवार में ज्यादा से ज्यादा रहने की आदत डालनी चाहिए। देखिए यदि हम एकल रहते हैं ना तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं ना तो हमारे बच्चों को संभाल लेते हैं, हमारे परिवार को संभाल लेते हैं। और पति पत्नी रहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती है। हम ये भी देख रहे हैं आजकल की माता पिता सहन नहीं हो रहे हैं बच्चों को,
माता पिता को जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे। यदि माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे तो माता पिता के आशीर्वाद से वंचित रहेंगे, तो फिर वो पितृदोष तो आपके कुंडली में आना ही है। किसी भी माता पिता बचपन से लेकर बड़े तक आपको पालते पोसते, कितना दुख देखते हैं वो। निरंतर आपके लिए रातों की नींद, दिन का चैन हराम करते हैं, खुद नहीं खाते, अपने बच्चों को खाने के लिए रखते हैं। तो ये सब चीजें होती है। तो इसलिए ना उस माता पिता को हमको बिल्कुल उनका सम्मान करना चाहिए। देखिए तभी हर सिटी में 8 से 10 ओल्ड एज होम खुल रहे हैं। सही बात है प्रमोद भैया, वृद्धाश्रम की वृद्धि हुई है, मगर हमें वृद्धाश्रम की वृद्धि नहीं करना है। अब देखिए सरिता जी, आप ही खुद कह रहे हैं मेरे बेटे तो बहुत उल्टा जवाब देते हैं मुझे। क्यों देते हैं? इसके पीछे का कारण ढूंढिए। क्या शिकायत लगाते हैं इनको? अच्छा ठीक है, आपसे मैं पर्सनल बात करूंगी सरिता जी। आप मुझे यदि आपके बेटे की कुंडली भेज सकते हैं तो बताइएगा, मैं कुछ न कुछ आपको जरूर निदान बताऊंगी इसके लिए। ये सारी समस्या आ रही है ना हमारे घर में, कहाँ बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं, कहाँ माता पिता को भी संतुष्टि नहीं है। बच्चे यदि अच्छी सेवा करने वाले मिल जाते हैं तो माता पिता उनका वो नहीं करते हैं, माता पिता उनकी कदर नहीं करते हैं। तो देखिए आज हमने इतनी सारी बातें सीखी। जिस स्त्री के पाँव का, आपने सब लिख लिया है ना? ये तो हमने यहाँ तक लिखवाया है, जिस स्त्री के पाँव का अंगूठा सामान्य गोलाई लिए हुए हो तो पति का हनन अथवा विधवा होती है। जिस स्त्री के पाँव के अंगूठे का रंग अधिक लाल हो उसे अपने पति से आदर प्राप्त नहीं होता है। मोबाइल की वजह से तो हो ही रहा है। मोबाइल तो राहु है, हमने राहु को बहुत ज्यादा बल दे दिया है, क्योंकि राहु को बल देने के कारण हमारा मस्तिष्क भ्रमित रहता है और काले नाखून वाले में खून की कमी होती है। अभी हम आएंगे सरिता जी, नाखूनों पर भी आएंगे। मुझे लग रहा है सरिता जी बहुत प्रमोद भैया अगली कल की क्लास इन्हीं को दे दीजिए आप। सरिता जी, अगर आप मंच पर आना चाहती हैं तो प्लीज सीट के लिए रिक्वेस्ट करें। नहीं, ये देखिए ऐसा हाँ, इनको है, मंच पे जब भी लीजिए थोड़ा सा, तो इनसे अपन वार्तालाप कर लेते हैं, हाँ है ना? जब इनसे भी सरिता वार्तालाप जी कर क्लास लेते हैं। चल रही होती है तो उस दौरान चीजें किसी भी तरह की नहीं डालनी चाहिए, ये सामान्य नहीं, आप शिष्टाचार आ की जाइए बात ना, होती मंच है। पर आ जाइए, हाँ इनको मंच पे ले लीजिए, अपन इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ, आप सीट के लिए रिक्वेस्ट करें, भारती दीदी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो अगर आपके पास करें तो समय सही। है तो आप, हाँ बिल्कुल आप बात करिए, कोई ऐसा दिक्कत है, अपनी बात को रखने का तरीका होता है ना एक। अगर हम जैसे चलती क्लास में हम मैसेज डालते रहेंगे तो फिर जो वक्ता है उसका ध्यान भटकता है बार बार ना, यही चीजें पहले जो मंच चलता था उसमें होती थी। तो क्लास चला के अगर सब कर देंगे तो जो वक्ता है वो क्या बोलेगा। आप रिक्वेस्ट करिए ना मैडम जी, हम बात ही कर लेते हैं ना आमने सामने, तो अच्छा लगेगा। हाँ, आप एक बार बता दीजिए, सारी दीदी के भी गुण बता दीजिए इनको सीट पे आप रिक्वेस्ट करके। हाँ, मेरे ऐसे भी मैसेज बता डालने में तो दीजिए यदि आप, हाँ, नहीं मुझे भी दो अच्छा चार चीजें लगेगा ना। मैं अभी पूछ लूंगा आपसे। मेरा भी बड़ी जिज्ञासा रहती है। हाँ, नहीं अच्छी बात है ना, मैं वही तो कह रही हूँ, आप रिक्वेस्ट करें, हम आपको आपके दर्शन भी करना चाहते हैं सरिता जी। आपके दर्शन का लाभ भी हो जाएगा और आपसे वार्तालाप भी हो जाएगी। देखिए आज हमने अंगूठे के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
यदि किसी को कोई परेशानी हो या कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप पूछ सकते हो। रामानंद सागर जी कह रहे हैं कि सरिता जी से कुछ सीखने को मिलेगा, हमें भी बहुत खुशी होगी कि हमें भी कुछ अलग से ज्ञान प्राप्त होगा। देखिए, मैं तो शिष्य रूप में ही काम कर रही हूँ और अल्प ज्ञानी हूँ, और जितना मेरे पास अल्प ज्ञान है, मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि हम मानव जीवन में है, कहीं न कहीं त्रुटि सभी में होती है, और मेरे भी सिखाने में कोई कमी हो तो आप बताइएगा। मैं उसके लिए भी नहीं नहीं अपनी गलती स्वीकार कर लूँगी। नहीं, हम धन्यवादी हैं आपके दीदी, आप जो समय निकालते हो और आपके इतने साल का जो रिसर्च का लाभ हमें फ्री में मिल रहा है। आज ये ज्योतिष जो लोग सीखने के लिए जाते हैं ना, लाखों में फीस होती है और ज्योतिष के नाम पे कुछ भी बोल के भगा दिया जाता है। आप तो इतना रिसर्च करके, इतनी पढ़ाई करने के बाद इतने समर्पण भाव से लोगों में ये ज्ञान फ्री में बांट रहे हैं, इसके लिए मैं तो कृतज्ञता प्रकट करता हूँ आपको। और प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से भी देखो, हर रोज ये बात मैं बोलता हूँ, हमें ये जो मंच है ना, इससे हमें कोई लाभ किसी प्रकार का ना कभी लिया है, ना हम कभी लेंगे, ना हमारा कभी मोटिव था। जब ये बनाया था तब भी निस्वार्थ भाव के लिए बनाया था, बीच में चीजें गड़बड़ हुई, लेकिन आज भी हम निस्वार्थ भाव से चला रहे हैं। और मेरी कोशिश भी है भाई, जब तक ये लोग आएंगे तब तक हम चलाएंगे भी, लेकिन संख्या बल को देख के ना बहुत मन खिन्न होता है, बड़ा दिल दुखी होता है कि यार ठीक है, जिस दिन ये 30 से कम संख्या रहेगी उस दिन मैं उसको उठा के बंद भी कर दूंगा, क्योंकि भाई जब आप लोगों के पास चॉइस है तो मेरे पास में भी चॉइस है। मुझे बड़ा अजीब लगता है कई बार कि हम हर दिन स्पीकर से रिक्वेस्ट करते हैं, लोगों को लाते हैं, उनके इंटरव्यू करते हैं कि सर आपको ये बोलना है, आपको चीजें पढ़ी होनी चाहिए, आपकी डिग्री देखनी चाहिए, लेकिन यहाँ जब सुनने वाले नहीं होंगे तो फिर हम किसके लिए आएंगे? और हमें क्या मिलता है? जनरल सी चीज है। आप लोगों के पास तो 3-4 मंच है, आप कभी उस क्लास में मुंह मार के आ गए, कभी इधर कभी उधर। भाई हम भी तो अपना टाइम दे रहे हैं ना, और हमारा तो कोई उद्देश्य भी नहीं है किसी चीज को, सिर्फ बांटना ही चाहते हैं हम लोगों को। तो हमारा निवेदन ये है कि जब भी आप क्लास के लिए आए तो एक तो नियमित विद्यार्थी के भाव से आए आप। अगर वक्ता के भाव से आ रहे हैं तो फिर आप हमें रिक्वेस्ट करें, हम आपको मंच देंगे, आप सिखाइए लोगों को, मैं क्योंकि वही तो बहुत कह रही हूँ, सारे जो लोग। सरिता जी यहाँ पर देखिए फिर से मेरे वो कर रहे हैं फलित। तो मैं वही तो कह रही हूँ, आप रिक्वेस्ट करिए सीट को, ताकि हम लोग आपसे भी रूबरू हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर वक्ता के तरीके से आइए ना, ताकि आपका लाभ और लोग भी उठा सके। केवल आप हाँ, एक व्यक्ति को अगर आप बताएंगे तो वो चीज थोड़ा सा सही नहीं होती। नहीं इससे तो क्या है, मेरा क्लास निवेदन है। पूरी डिस्टर्ब हो गई है। आज हमारी क्लास जो है ना, जो सिखाने की लय होती है, वो पूरी टूट चुकी है। हाँ, वो रिदम टूटता है दीदी, मैं समझ सकता हाँ, हूँ, इसीलिए ये मुझे भी थोड़ा सा चीज अच्छी सी नहीं लगती है, लेकिन क्या कहें कि हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, हम सिर्फ बोल सकते हैं। नहीं खैर वही तो मैं साथियों, कह रही हूँ, यदि करना ही हो तो आप इस पे आकर करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, प्यारे साथियों, ये मेरा निवेदन है। देखिए, मैं हर दिन आपको बोलता भी हूँ, आपके जो प्रश्न हैं, ये अभिषेक जी, ये मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, जब आप जो भी प्रश्न करें वो सेशन के अंत में करें। हम बुलाते हैं, हम लास्ट में 5-7-10 मिनट बोलते हैं इसलिए कि भाई आप लास्ट में जाकर के, जो वक्ता है जब वो अपनी बात कह लेता है उसके बाद आप अपनी बात रखिए। यही नियम भी होता है। अगर ये सामान्य शिष्टाचार की बातें होती हैं, अगर आप किसी की चलती क्लास में आप लगातार कुछ चीजें डालेंगे तो वो चीजें शोभा नहीं देती है, वो एक अच्छे व्यक्तित्व की संख्या नहीं होती है। तो ये मेरा निवेदन है आप सबसे, कभी भी कोई चीज पूछनी है, कोई बात करने, इसका तरीका होता है। जब क्लास खत्म हो जाए, अगला व्यक्ति अपनी बात कह ले, उसके बाद आप अपनी बात करें। अगर चलती क्लास में आप मैसेज डालेंगे तो 10 लोग जो हैं बेचारे, वो भी आपके मैसेज पढ़ने में लग जाएंगे। वक्ता बोल रहा है, वो चीज स्विच हो जाएगी उसके दिमाग से, जो बताना चाहता है वो नहीं बता पाएगा, उसकी लय टूट जाएगी। और नीचे जो कमेंट पढ़ने लगेंगे वो वक्ता की नहीं सुन पाएंगे, उनका भी नुकसान, पढ़ने वालों का भी नुकसान, बोलने वाले का भी नुकसान, और कोई इसका कोई पॉजिटिव सा रिजल्ट आएगा नहीं। तो यदि कोई साथी जिसके पास किसी प्रकार का विशेष ज्ञान है, कोई अनुभव रखता है, वो आप बांटिए, वक्ता के तौर पे आइए। अगर आपका अनुभव कम भी है, हम आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। कल हमारे साथी आए थे, अभिलाष जी, उन्होंने कहा सर मैंने कभी सेशन नहीं लिया और पता नहीं सर मैं कितनी देर बोल पाऊंगा। मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं सपोर्ट करूंगा। इसके पहले निशा जी आई थी। अगर आपके पास ये लगता है कि सर मेरे को, मैंने कभी दिया ही नहीं लेक्चर, आप आइए तो सही, आप बैठिए आके, हम सपोर्ट करेंगे आपको, आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को हम निखारेंगे।
ये हम प्रयास करते हैं। भारती जी भी ने भी कभी सेशन नहीं दिए थे। डॉक्टर रचना जी हैं, उम्र के किस पड़ाव पे आकर के अभी वो ज्ञान बांट रही हैं, ठीक है, उन्होंने भी कभी सेशन नहीं लिए थे, लेकिन कितनी लयबद्ध तरीके से वो सत्र करती हैं। भारती दीदी कितने लयबद्ध तरीके से सत्र करती हैं। साथियों, जो मंच होता है सदैव मंच का सम्मान करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, और जो व्यक्ति समय दे रहा है उसका कम से कम रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी कोई सीखने का जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण हो पाती है। तो इस तरह की चीजें जो है मैं समझता हूँ कि एक सम्मानित मंच के लिए शोभा नहीं देती। तो ये मेरा विनम्र निवेदन है आप सबसे कि जब भी कक्षा चल रही हो उसमें प्लीज किसी भी प्रकार की अनर्गल बातें आप ना करें। कोई सुझाव है आपका, आप वो जरूर दें। आप एडमिन को दे सकते हैं, प्रत्येक वक्ता जो है वक्ता को दे सकते हैं, क्लास के बाद दे सकते हैं। और लगभग आप मोस्टली जो लोग हैं उनके पास मेरा नंबर है, मुझसे बात भी करते रहते हैं, तो आप मुझे भी दे सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी दे सकते हैं। बट चलती क्लास में डिस्टर्ब करना, ये मैं समझूंगा कि ये अनुशासनहीनता इसको समझा जाएगा। तो ऐसा प्लीज ना करें। मैं नहीं चाहता अभी मैं किसी साथी को मेरी मीटिंग में से बाहर करूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को ज्ञान मिले, है ना। और ये चीजें थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आज के इस विशेष सत्र के लिए मैं पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूँ डॉक्टर भारती जी का, जिन्होंने इतने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला और नियमित तौर पर समय निकालती हैं। और मैं चाहता हूँ कि दीदी ये जो श्रृंखला है ये लगातार चले। ये जो 1-1.5 महीना है ना लोगों का, ये जून की जो छुट्टियां हैं, इनका लोग सदुपयोग कर पाए, 10 चीजें नहीं सीख पाए। इस बहाने अभी कुछ बच्चे भी सुन रहे होते हैं इस दौरान। हाँ। राम भगत अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते हैं।